ठीक है बेटा, मैं से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। तो देखिए अब अपन बात करते हैं स्टेडी स्टेट लो की। जैसा कि मैंने आप कल लोगों को बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और मैंने आप कल लोगों को बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले जो आपके एमएससी के सिलेबस में है वो पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार ग्रेजुएशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ लेनी चाहिए। तो कोई आवाज में दिक्कत है कुछ भी आप मुझे बीच में टोक देना, ठीक है? तो वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने से ये आपको समझ में आना शुरू होगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे। बाकी एमएससी में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि सीधे स्टेडी स्टेट लो लगाओ और आपका काम हो जाएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट लो समझना और एक रटना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो समझने के लिए हमारे को अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं सबको अलावा सब लोग अनम्यूट रखें। मेरे जिसको कोई क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में लिख दे बस केवल कि भाई मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को मैसेज कर देंगे। इसमें चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है, उसमें कर देंगे, आवाज चालू नहीं रखेंगे। क्लियर है भाई सब लोगों को? कोई दिक्कत आए तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, बाकी मैं सबको म्यूट कर रखा है मैंने, ठीक है? तो देखिए मैं शुरू करता हूं, ओके? तो देखिए, तो स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट का क्या है कि स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए समझिए इस बात को कि जनरली अपन जिस रिएक्शन की बात करते हैं वो एक पद में होती है। जैसे कि मैंने कहा रिएक्टेंट से, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ए गिव्स प्रोडक्ट। आप इसमें देखिए जहां पे मेरा ये माउस चल रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं ए गिव्स प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, सीधा अभिकारक किसमें परिवर्तित हो गए, उत्पाद में परिवर्तित हो गए, ठीक है? लेकिन अगर कोई, तो उसकी जो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा उसको? अभिक्रिया का वेग क्या होता है बताइए आप लोग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं? हाँ भाई, अभिक्रिया का वेग किस तरीके से लिखते हैं अपन? आर गिव्स प्रोडक्ट, ये लिखते हैं अपन, सिंपल। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाएगा? डी आर डी टी बराबर के, दिख रहा है आप लोगों को? रिएक्टेंट की पावर एन, इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते? दिख रहा है ना सब लोगों को आपको? ठीक है, तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी क्रियाएं एक से अधिक पदों में होती है, एक पद में ना होकर के क्या होती है, एक से अधिक पदों में होते हैं, उनके लिए जैसे मान लीजिए अब आपको एक सिंपल रिएक्शन बताइए जहां पे मेरा जो कर्सर चल रहा है उस कर्सर को देखना। ए से पी बन रहा है, ये एक पदीय अभिक्रिया हुई जैसा कि अपन ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आए थे। लेकिन अब एमएससी में हमें एक पदीय अभिक्रिया नहीं पढ़नी है, अपने अपने को पढ़नी है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रियाओं का मतलब होता है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो जैसे मान लीजिए पहले ए से क्या बन गया, बी बन गया, और बी से क्या बन गया, पी बन गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से ए पी डायरेक्ट नहीं बन रहा, यहाँ तो एक पद में तो ए से पी डायरेक्ट बन गया, लेकिन यहाँ पे ए से पहले बी बन रहा है, फिर बी से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो यहाँ पे दो पद में हो गई ये रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से पद में बन रहा है, दूसरे पद में बन रहा है। देखिए पी किस कौन से पद में बन रहा है, दूसरे पद में बन रहा है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे अभिक्रिया का वेग, तो डीपी अपॉन dt बराबर K2B लिखेंगे, क्योंकि इस पद जिस पद में अभिक्रिया का उत्पाद बन रहा है वो कौन सा है, दूसरा पद है। तो उसका अभिकारक कौन है, ये बी है। उसका अभिकारक कौन है, ये बी है। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन बी अपना अभिकारक है ही नहीं, अपने तो कौन लिया था, ए लिया था कि नहीं लिया था? इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है या जो अभिक्रिया का जो वेग का नियम है वो सीधे सीधे अभिकारकों के सापेक्ष उसका वेग प्रदर्शित नहीं करता, ये बी के सापेक्ष प्रदर्शित कर रहा है, जबकि हमें चाहिए था ए के सापेक्ष। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, स्टेडी स्टेटमेंट
स्टेट ट्रीटमेंट लगाना पड़ता है। स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट की खास बात क्या है, देखो ये एग्जाम ये परिभाषा पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोक्सीमेशन, मतलब इस अवधारणा के अनुसार, द नेट रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट आर अप्रोक्सीमेटली जीरो। किसका? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती की जो अभिक्रिया के जो बनने की दर है, जो मध्यवर्ती के जो बनने की दर है वो कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? उसके निर्माण की दर कितनी होती है? शून्य होती है। क्यों? क्योंकि देखो आपने ए लिया है, वो आपका अभिकारक है, आपका उत्पाद बन रहा है पी, लेकिन बी तो कुछ है ही नहीं। बी क्या है यहाँ पे? मध्यवर्ती। ये देखो ए से बी बन रहा है और बी से क्या बन रहा है? पी। चूंकि ये बी हमें नहीं दिखेगा क्योंकि आपने शुरू में अभिक्रिया पात्र में ए लिया और आपका क्या बन के आ गया? उत्पाद पी बन के आ गया, लेकिन बी तो बन ही नहीं रहा कहीं बीच में। इसका मतलब वो क्या है? मध्यवर्ती। तो स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट क्या कहता है कि ऐसे बनने वाले जो अपने आप ही तो बन रहा है, बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बाद में अपने आप ही क्या हो रहा है? उत्पाद में टूट रहा है। भाई ए से बी तो बन रहा है और बी फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? उत्पाद में। तो आपने शुरू में लिया ए और लास्ट में क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो बी तो कब बना और कब टूट गया हमें नहीं पता, हमें तो कुछ दिखाई नहीं, इसीलिए तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? मध्यवर्ती बोलते हैं। तो बी के निर्माण की दर, बी का निर्माण की दर कौन सी में होगी? किस में निर्माण हो रहा है बी का? हाँ भाई ए में प्रथम पद में हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ए से बी बन रहा है तो ये निर्माण की दर हो गई, और बी से पी बनने का मतलब ये क्या हो गया? इसके खर्च होने की दर। दो दर हो गई ना इसमें, एक तो होता है निर्माण की दर, वो तो प्रथम पद में तो बी बन रहा है, और द्वितीय पद में बी क्या हो रहा है? टूट रहा है। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप? कौन है? ओप्पो A1 भाई। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, जिनको प्रॉब्लम है वो अनम्यूट करके बोलिए एक बार। ओप्पो A15 के नाम से। कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो ठीक है, ये बी क्या है? बनने की दर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे? देखो आप देखो दूसरे पद में उत्पाद बन रहा है तो डीपी अपॉन dt बराबर K2B। K2 क्या हो गया? इसका वेग नियतांक, और बी क्या हो गया? इसका अभिकारक। लेकिन बी एक्चुअली क्या है? मध्यवर्ती। क्या है ये? इसको समझ के चलना, ये 100% क्वेश्चन आना है स्टडी स्टेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आगे की केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सबके अंदर बी क्या है? ये जो स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट लगेगा ही लगेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे K2B, क्योंकि जिस पद में उत्पाद बन रहा है वो कौन सा पद है? बी से पी बन रहा है। जिस पद में उत्पाद बन रहा है उस पद को अपन रेट लिखेंगे, तो डीपी अपॉन dt, पी बराबर ये, और बी क्या हो गया? इसका अभिकारक हो गया। लेकिन एक्चुअली बी क्या है? उत्पाद अभी सॉरी मध्यवर्ती है। बी क्या है कि मध्यवर्ती। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? देखो नीचे, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कैसे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि इस मध्यवर्ती के निर्माण की दर और इसके खर्च होने की दर सब किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। तो देखो किस पद में बन रहा है ये बताइए? प्रथम पद में बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये देखिए ए से बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बी को क्या करूंगा मैं? देखो बी के बनने की दर क्या होगी? K1A होगी कि नहीं होगी? K1A कैसे लिखेंगे? अरे किसी भी अभिक्रिया वेग का नियम क्या कहता है? वेग बराबर वेग नियतांक गुणा अभिकारकों की सांद्रता। तो जिस पद में भी बन रहा है वो तो क्या हो गया? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना, जिसमें मध्यवर्ती बनेगा वो पद कौन सा होगा? धनात्मक होगा, और जिसमें मध्यवर्ती खर्च होगा वो कौन सा पद होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर है भाई सब लोगों को? जिसमें मध्यवर्ती बनेगा वो धनात्मक होगा, जिसमें मध्यवर्ती खर्च होगा वो ऋणात्मक होगा। तो देखो प्रथम पद में तो बी बन रहा है और द्वितीय पद में भी खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? बी से बी बन रहा है। तो यहाँ पे प्रथम पद में बी के लिए वेग का नियम क्या होगा? K1A, क्योंकि हमेशा अभिकारक लिए जाते हैं। अभी वेग के नियम में हमेशा क्या लिए जाते हैं? मैंने आपको ये तो कहा था कि आप पहले बीएससी की पढ़ के रखना। हमेशा वेग के नियम में क्या लिए जाते हैं? अभिकारक लिए जाते हैं। वेग का नियम बराबर वेग नियतांक गुणा अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ पे इस पद में वेग नियतांक कौन है? K1। वे अभिकार कौन है? ए। तो K1A, चूंकि बी बन रहा है इसलिए प्लस आ गया। नेक्स्ट पद में देखो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसमें बी खर्च हो रहा है तो माइनस आ गया। फिर K2 क्या है? वेग नियतांक। फिर इसका विकारक कौन है? इस पद का विकारक कौन है? बी। अरे भाई ऊपर वाले पद का विकारक कौन था? ए, और इस पद का विकारक कौन है? बी। तो यहाँ पे क्या आ गया? -K2B। और वेग
स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट के अनुसार अपन यहाँ लिखे रखा है द नेट रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज 0, तो मैं इसके बराबर क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। समझ आया सब लोगों को? अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस K2B को बराबर के इधर ले जाओ। अरे मुझे क्या करना है, बी का मान निकालना है ना, क्योंकि बी मध्यवर्ती है, मुझे बी की वैल्यू के रूप में मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, तो मुझे बी को प्रतिस्थापित करना है। हर बार जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे अपन कम से कम भी 10 टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसके आगे जाकर, सब में ये काम करना पड़ेगा। इसलिए अच्छी बात ये होगी कि आप इसको सीख लो, यही भी अगर आपने एक बार सीख लिया इसको तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें करना क्या होगा, जो भी मध्यवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती कौन होता है, जो अभिकारक के अभिक्रिया के बीच में बनेगा। जैसे आपने ए अभिकारक लिया, पी उत्पाद बन गया, तो ए अभिकारक है, पी उत्पाद है, बीच में जो बन रहा है वो क्या है, मध्यवर्ती। तो वो ये कह रहा है कि आपको मध्यवर्ती को वहां से हटाना है, इसलिए मध्यवर्ती के निर्माण की दर और खर्च होने की दर को किसके बराबर मान लिया जाता है, 0 के बराबर। देखो K1A K2B को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो K1A बराबर K2B हो गया, तो यहाँ से B का मान कितना हो जाएगा, K1A अपॉन K2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे B का मान निकल गया। अब इस B के मान को यहाँ पे रेट इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ पे रख दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, हाँ भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में दिख रहा, रेड मार्क दिख रहा है आपको लोगों को, रेड मार्क नहीं दिख रहा, मैं लाल पेन से दिख रहा है दिख रहा है सर, दिख रहा है। यस सर। चलो ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में यहां से मैंने क्या किया, ये देखो बी का मान निकाला यहां से, इस बी के मान को किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। यहां से बी हट जाएगा ना एक तरीके से, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो K2 तो एडजेटिव रहेगा, ये वाला K2 तो क्या रहेगा, एडजेटिव रहेगा, और इसकी वैल्यू को रख दो, तो देखो क्या आ जाएगा, K2 तो रहेगा, बी की वैल्यू रखेंगे K1A अपॉन K2, तो K2 से K2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा ये वाला, यस सर। भाई बी की वैल्यू की जगह K1A अपॉन K2 रखेंगे तो K2 भाई ऊपर आ जाएगा K2 K1A अपॉन K2, तो K2 से K2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया K1A, तो आपका रेट इक्वेशन क्या आ गया, K1A आ गया। अब ये वेल बिहेव्ड रेट इक्वेशन है, क्या है एक तरीके से ये वेल बिहेव्ड क्यों, क्योंकि इसमें इस वेग नियतांक वाले पद में क्या आ रहा है, आपका ए आ रहा है, और ए क्या है, अभिकारक है जो आपने लिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस यहां से बी हट गया, तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट। ये बहुत ही सरल प्रकार का उदाहरण है जिसको शुरुआत करी है मैंने, अब अपन धीरे धीरे इसको कठिन की तरफ लेके जाएंगे। तो लोगों को समझ आया कि लोगों को आगे चलो ठीक है, यस सर। केवल आपको कुछ बोलना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बाकी म्यूट रखिए जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं आए, है ना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो दूसरी इक्वेशन, अब देखिए दूसरी, अब इसको मैं थोड़ा सा टिपिकल की तरफ लेके जाऊंगा, थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल है और कुछ भी नहीं है। तो एग्जांपल में देखो वही रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये तो एक पदीय अभिक्रिया होगी, कौन सी पदीय अभिक्रिया हो गई है, एक पदीय अभिक्रिया, एक पद होगी, ये क्या हो गया, एक पदीय अभिक्रिया होगी। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक एम है, मेटल है, और साथ में एक अभिकारक है, उससे ए स्टार बन रहा है प्लस एम बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एम ए को उत्तेजित कर रहा है, एम क्या कर रहा है, ए को उत्तेजित। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एम यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है, क्या है, एम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट व्हिच यूज्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट व्हिच इज ए, एम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट व्हिच इज यूज्ड टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए से क्या बन गया, ए स्टार बन गया। अरे अभी आपको पता है ना, उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वापस वैसे के वैसे बाहर निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम ने ए को उत्तेजित कर दिया तो ये ए स्टार बन गया, और साथ में एम वापस निकल गया। ये रिवर्सिबल पद है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको देगा एग्जाम में जो भी देना है। ये इधर भी चल रहा है, उसको K1 बोल दिया, रिवर्सिबल साइड में जा रहा है तो उसको K-1 बोल दिया, ये देखो ये वाला K-1 बोल दिया, ठीक है। एंड देन जो K A स्टार है, ये दूसरे पद में, कौन से पद में, दूसरे पद में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, P के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब इसमें देर आर कितने स्टेप हो गए बताइए, इसके अंदर टोटल, इसके अंदर 3 स्टेप हो गए। कितने स्टेप हो गए इसके अंदर, देर आर टोटल 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज m प्लस a gives a स्टार प्लस m, एंड सेकंड स्टेप इज रिवर्सिबल, कि अगर वापस a स्टार वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, a में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन a स्टार किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो आपके पास में अभिकारक क्या है, a है, और उत्पाद क्या है, p। तो आपको जो वेग का नियम चाहिए, जो वेग पद चाहिए, वो पद किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, किसके पद में रेस्पेक्ट में चाहिए, ए के रेस्पेक्ट में। अगर आपका वेग नियतांक
या वेग का नियम वाला या जो पद है, जो वेग का नियम जो है, वो यदि आपको ए स्टार के रूप में मिलता है, किसके रूप में मिलता है, ए स्टार के रूप में मिलता है, तो वो गलत होगा, क्योंकि बिकॉज ए स्टार क्या हो गया यहाँ पे, ये ए स्टार क्या हो गया यहाँ पे, मध्यवर्ती हो गया। क्या हो गया ये, मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती को हटाने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाएगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे डीपी अपॉन dt, चूंकि पहले तो आपको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो डीपी अपॉन dt उत्पाद है, तो इस ये वाला पद ही तो होगा ना जहां से उत्पाद बन रहा है। अरे समझ आ रही है, ये वाले पद में तो उत्पाद बन ही नहीं रहा, प्रथम पद में तो उत्पाद बन ही नहीं रहा। कौन से पद में उत्पाद बन रहा है, दूसरे पद में। तो दूसरे पद का अभिकारक कौन है, ए स्टार। तो पहले आप जब कच्चा वेग निर्धारक पद बनाओगे, वो कौन सा पद बनेगा, K2 ए स्टार बनेगा। अरे इसका वेग नियतांक क्या है, K2, और अभिकारक कौन है, ए स्टार। ये बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन ये ए स्टार सही नहीं है, क्योंकि ए स्टार क्या है यहाँ पे, मध्यवर्ती। तो मुझे इस जो मूल वेग का नियम वाला जो पद है, इसमें से इस ए स्टार को यहां से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए स्टार को हटाना पड़ेगा, किसके नियम से, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट की वजह से। किसकी वजह से हटाएंगे इसको, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट से हम इसको हटाना चाहेंगे, क्योंकि ए स्टार कोई अभिकारक नहीं है। इस पद को, इस पूरे वेग के नियम के पद के अंदर मुझे यहाँ पे ए चाहिए। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, ए चाहिए, क्योंकि ए क्या है आपका, अभिकारक है। तो क्या करेंगे, देख लो, ए स्टार जहां जहां बन रहा है, निर्माण होगा जहां पे, वहां तो क्या कर देंगे प्लस, और खर्च होगा वहां पे क्या कर देंगे माइनस। तो देखो ए स्टार कौन से पद में बन रहा है भैया बताओ, देखो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, K1 वाले में। तो क्या लिखोगे, बोलो, प्लस K1 M इंटू E। अरे दो अभिकारक है ना इसमें, प्रथम पद में M भी एक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सर स्लाइड को सही की है, स्लाइड दिख रही है, साइड नहीं दिख रही सर। बेटा वो आपकी ए स्टार के साइड वाला कुछ नहीं दिख रहा सर, थोड़ा कौन सा, सेकंड वाला फर्स्ट वाला भी नहीं दिख रहा सर। अब भी नहीं दिख रहा, थोड़ा साइड कीजिए। और सबको भी नहीं दिख रहा होगा वो तो शायद। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर सबको, सब दिख रहा है। नेट में प्रॉब्लम होगी कुछ, अगर आप उसको बड़ा कर लेंगे। मतलब देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ए स्टार जो है, ये ए स्टार एक मध्यवर्ती है, जिसको मेरे को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की सहायता से मुझे यहां से हटाना है। हटाने का क्या तरीका होता है, जिस पद में ए स्टार बन रहा है उस पद के आगे प्लस निशान लगता है, जिस पद में ए स्टार खर्च हो रहा है या मतलब क्रिया कर रहा है उस पद में माइनस लगता है। टोटल यहाँ पे कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। पहले पद का वेग नियतांक K1 है, दूसरे पद का वेग नियतांक K-1 है, तीसरे पद का वेग नियतांक K2 है। तो तीनों पद में A2 ए स्टार आ रहा है, उसको कैसे लिखेंगे। तो आप देख लीजिए, पहले पद में ए स्टार बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्लस आ रहा है, तो इसका वेग नियतांक क्या होगा, K1। और अभिकारक कौन कौन है यहाँ पे, ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे अभिकारक, M और A। तो वेग नियतांक के पद में, वेग नियम के पद में अपन M इंटू ए लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो अपन देखो पहला पद क्या हो गया, K1 M A। क्लियर हुआ सब लोगों को, अरे प्लस का निशान आ रहा है ना यहाँ पे, यस सर। K1 M A। दूसरे पद में देखो, दूसरे पद में दूसरा पद U चल रहा है, इधर चल रहा है, देखो U जा रहा है ना, एरो का निशान U जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अब दूसरे पद में खर्च हो रहा है ना, तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो माइनस वेग नियतांक क्या है, K-1, और अभिकार कौन हो जाएंगे इसके, ये दोनों कौन कौन से हो जाएंगे, ए स्टार और एम। तो देखो दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, माइनस K-1 ए स्टार एम। तो ये K-1 तो वेग नियतांक हो गया, और ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये खर्च हो रहा है। क्लियर हुआ सब लोगों को। तीसरे पद में आओ, ए स्टार वापस खर्च हो रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो इसका वेग नियतांक कौन होगा, इसका वेग नियतांक कौन होगा, तीसरे पद का वेग नियतांक कौन सा होगा, K2 होगा कि नहीं होगा। तो माइनस K2, माइनस क्यों, क्योंकि ये खर्च हो रहा है, माइनस K2 ए स्टार, ये देखो बराबर, सबके बराबर क्या लिख दूंगा इसको जी, क्या लिख दूंगा इसको भाई जी। अब मुझे क्या करना है, इसमें से जो माइनस के पद हैं इनको बराबर के उधर ले जाओ।
अरे तभी तो वो प्लस के होंगे। तो देखो मैंने क्या किया, K1 को रख लिया और बाकी को इस पद को और इस पद को दोनों को बराबर के उधर ले गया, तो ये भी क्या हो गए, प्लस के हो गए कि नहीं हो गए। अब मुझे करना क्या है, अरे मेरा एम क्या है इसके अंदर करने का, मेरा एम एक ही है कि मुझे यहाँ से ए स्टार की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, हाँ भाई किसकी वैल्यू ए निकालनी स्टार है, ए स्टार की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों, यहां देखो इस वाले K1 के अंदर ए स्टार नहीं है, इसमें ए स्टार है, इसमें ए स्टार है, तो ए स्टार कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा K-1 M प्लस K2। तो इसको इधर ले जाओ नीचे, तो ए स्टार की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, K1 अपॉन K-1 M प्लस K2। जैसे पहले क्या था वैसे ही है, सेम, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसकी इस वैल्यू को किस में रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, K2 तो रहेगा ही रहेगा जी, ए स्टार की वैल्यू और रख देंगे। जब आप ए स्टार की वैल्यू रखोगे तो ये वाली आ जाएगी, तो ए स्टार की वैल्यू तो K1 M ऊपर और ये K-1 प्लस K2, ये स्टार की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे देखो K1 K2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे फाइनल जो वेग का नियम निकल के आएगा उसमें K1 K2 जाएगा, K2 K1 तो यहाँ है और एक K2 ये भी तो यही वाला, ये तो रहेगा ना, आप ए स्टार की वैल्यू रख रहे हो, तो क्या जाएगा K1 K2 MA अपॉन K-1 M प्लस K2। इस पद के अंदर कहीं भी आपका ए स्टार नहीं आ रहा, तो ये आपका फाइनल रेट इक्वेशन होगा। कितना सिंपल है, एक चीज समझ में आ जाएगी, हर बार वही चीज रिपीट होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये एक तरीके से इसको और अपन इजी कर सकते हैं आगे जाकर के, वो आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया, समझ में आ रहा है सब लोगों को, स्टेडी स्टेट में से एक रिएक्शन जरूर आनी है एग्जाम में, अब वो डिपेंड करता है कि क्या जाए आपके सामने, ठीक है। क्लियर है भाई सब लोगों को, चले आगे। आपके लिए एक न्यूज है, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि मतलब एक मेरे पास अभी मैसेज आया जूम से, खुशखबरी है कि इन्होंने अपनी टाइम लिमिट को हटा दिया है, मतलब अब अपने को बीच में क्लास को रोकना नहीं पड़ेगा, अपन सीधा जितना टॉपिक चाहे अपन कवर कर लेंगे। तो इसलिए अपनी गुड न्यूज है ये कि अपन मतलब बीच में रोकना नहीं पड़ेगा, ये 40 मिनट बाद में बंद नहीं होगा, ये जब तक अपन घंटे भर की क्लास जो भी होगी तब तक अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को, तो क्लियर हो रहा है भाई सब लोगों को, यहां तक का क्लियर है सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, यहां तक समझ में आया, नहीं तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन को शुरू करेंगे, ये जो एक्चुअल रिएक्शन है उसको शुरू करेंगे अपन स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन में आपका जो वेग का नियम बनेगा उसके अंदर केवल और केवल अभिकारक आने चाहिए, उसके अंदर कोई मध्यवर्ती नहीं आना चाहिए। अगर मध्यवर्ती आता है तो उसको हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के जरिए उसको वहां से हटाना। क्लियर है भाई सब लोगों को, उसको क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के जरिए वहां से हटाना। क्लियर है सब लोगों को, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये अब आपको स्लाइड दिख रही है, 2NO + 2H2 gives N2 + 2H2O। यस सर। अभी अपन ने दिख रही है सर। ए और बी के रूप में काम किया था, अब अपन बात करेंगे एक एक्चुअल रिएक्शन लेकर के जो किसी एक बार किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एमएससी प्रीवियस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, करें शुरू। देखिए 2NO + 2H2 gives N2 + H2, ये एक पदीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, एक पदीय। और इसके लिए वो ये कह रहा है कि ओवरऑल रेट इक्वेशन इज गिवन है, उसने ये दे दिया कि ये इक्वेशन का फाइनल रेट इक्वेशन है। क्या है ये, फाइनल है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, अपन ने जो ये बनाया ना इसके लिए ये, तो ऐसे अपने को क्या इसने ये पद दिए, प्रथम पद द्वितीय पद, तो अपन ने क्या निकाला, इसका फाइनल वेग का नियम निकाला। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको फाइनल वेग का नियम दे रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, इसके पद क्या क्या होंगे। दोनों बातें हैं, या तो पद दे दे तो फाइनल वेग नियतांक पूछेगा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई सब लोगों को, या वेग का नियम दे दे तो फिर आपसे पद पूछेगा कि इसकी, इसको बोलते हैं कि इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या होगी। प्रपोज्ड मैकेनिज्म का मतलब ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है। जैसे कि पहली वाली के अंदर आपने देखा कि उसने आपको पद बता दिए, दोनों ये पद है, तो इसका फाइनल वेग का नियम क्या बनेगा, अपन ने वो निकाला। इसमें ये क्या कर रहा है कि इसने वेग का नियम दे दिया आपको ऑलरेडी, और ये पूछ रहा है कि ये वेग का नियम अगर हो तो इसके कौन कौन से पद होने चाहिए। समझ आ गया, क्वेश्चन उल्टा हो गया थोड़ा सा। अब देखो ये फाइनल है,
तो इसके अंदर कोई भी मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, अभिकारक होने चाहिए। तो देखो आप इसके अंदर NO क्या है, अभिकारक है कि नहीं है, अरे भाई यहाँ पे NO है कि नहीं है, H2 आ रहा है इसके अंदर वेग के नियम में, तो H2 इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये वेग का नियम बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंदर कोई मध्यवर्ती नहीं आ रहा। और अपन ने जो फाइनल वेग का नियम निकाला इसमें भी सारे अभिकारक की तरह मध्यवर्ती नहीं थे ना। अरे शुरू में आ रहा था, देखो यहाँ पे K2 A स्टार आ रहा था, तो इस A स्टार को अपन ने स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट से हटाया कि नहीं आया। तो इसने आपको इस क्वेश्चन का फाइनल वेग का नियम दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि आप इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म बताइए कि इसके अंदर कौन कौन से पद होने चाहिए जिससे कि ये वेग का नियम बन सके। तो देखो, द फॉलोइंग मैकेनिज्म में बी प्रपोज्ड, ये मैंने एक प्रपोज करी है क्या कि इसमें देखो 2 NO मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, 2 है ना, NO। तो पहले पद में ये प्रथम पद हो गया, इस पद के अंदर NO प्लस NO क्या बना रहे हैं, N2O2, ये प्रथम पद, ये उसका रिवर्सिबल K-1, N-1 का मतलब जानते हैं ना कि वापस N2O2 दो NO के अणुओं में टूट जाए। क्लियर है भाई सब लोगों को। दूसरा पद N2O2 प्लस H2 गिव्स N2O प्लस H2। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे N2O2 और N2O दोनों के दोनों क्या है, मध्यवर्ती है कि नहीं है, दोनों मध्यवर्ती। क्यों है मध्यवर्ती, क्योंकि ये आपके अभिक्रिया में कहीं है ही नहीं। अरे आपके अभिक्रिया में तो केवल NOH2 और N2H2 ही तो है। अब इसके अलावा जो भी कुछ बनेगा आपकी मैकेनिज्म में वो सबके सब क्या होंगे, मध्यवर्ती। और अगर वो मध्यवर्ती किसी वेग के नियम में आते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वहां से आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई सब लोगों को। तो देखिए N2O फिर H2 से रिएक्शन करके N2 प्लस H2। तो अब ये देखो, ये चार कितने पद हो गए इसमें, टोटल 4 पद हुए कि नहीं में, कितने पद है इसमें, अरे K1 K-1 K2 एंड K3, टोटल कितने हो गए, 4 पद हो गए। अब देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर प्रोडक्ट कौन से पद में बन रहे हैं। देखो आपके प्रोडक्ट है N2 और H2, तो ये कौन से पद में बन रहे हैं, चौथे पद में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो सबसे पहले कच्चा जो रो बनाएंगे, कच्चा वेग का नियम बनाएंगे, जो गलत होगा लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना अपने को। तो वो वेग का नियम क्या करेंगे, N2H2 से बनाएंगे। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी कि इसके अंदर आपको मैंने 4 ये पद बता दिए सामने आगे सब लोगों को। इसमें प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, सबसे पहले क्या करोगे आप, क्या करोगे, dP/dt बराबर K3 इंटू N2H2 आएगा कि नहीं आएगा। अब H2 तो आपका उत्पाद है कि नहीं है, अरे H2 तो सॉरी आपका विकारक है कि नहीं है। तो इसके लिए स्टेडी स्टेट लगाने की जरूरत नहीं है, H2 के लिए क्या लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन N2 क्या है, मध्यवर्ती होगा कि नहीं होगा। तो इस मध्यवर्ती को हटाने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि सब, अगर मान लो आपका ये एग्जैक्ट ये नहीं बैठता है तो आपको ये वाली शर्त लगानी पड़ेगी कि K-1 इज ग्रेटर देन K2H2। आप ये कल करेंगे, करके दिखाएंगे, नहीं बैठता आप इन चारों पदों से ये इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। कर सकते हैं आप, एक बार कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगा ही आप लोगों को। अरे समझ आ रही है यार, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आएंगे, कोई भी विकेट दे देगा और फिर आपसे उसका फाइनल रेट नहीं करवाएगा। आप करेंगे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगर आपको कल आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इसको अपन डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया मेरी बात को, करके देखेंगे एक बार। और ये अगर मान लो आपका इक्वेशन ये नहीं आता और कुछ और आता है तो उसमें आप इसके सामने K-1 के सामने, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि K-1 के सामने K2H2 को नगण्य कर सकते हो। अगर कहीं पे K-1 प्लस K2H2 लिखा हुआ आता है तो आप उसको K-1 चूंकि K2H2 से बहुत बड़ा है इसलिए K2H2 को क्या कर सकते हैं, वहां से इग्नोर कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपका ये इक्वेशन बैठ जाएगा। मेरा किया हुआ है, मैं कल और बताऊंगा, लेकिन एक बार आप पहले मेहनत करके देखिए। इन 4 पदों से आप ये इक्वेशन बना देंगे, कर लेंगे ना, होमवर्क भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl। ये जिसमें NO और Cl2 क्या है, NO और Cl2 क्या है, हाँ भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए कि किस किस को दिक्कत आएगी उस ऊपर वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, घर पे नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, करके देख लो बेटा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपन बैठे हैं करेंगे डिस्कस। लेकिन जब तक आप नहीं, क्योंकि देखो ये कोई थ्योरेटिकल तो पेपर है नहीं कि मैंने आपको स्टेडी स्टेट बता दिया और आप उसको टिक करके उतार के आ जाएंगे, रट के उतार के आ जाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में कौन सी विक्रिया देते हैं वो पता थोड़ी है। ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको कुछ भी बना के दे सकता है।
कितने भी पद बना सकता है, 2 पद बना सकता है, 3 पद बना सकता है, 4 पद बना सकता है। अब मुझे उसको सोल्व करना है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए मैंने 2 आपको बताए, ये आपके लिए दे दिया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NO + Cl2 gives 2NOCl। आपके पास में 2NOCl उत्पाद है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अब ये कह रहा है इसकी मैकेनिज्म ये है, NO + Cl2 gives NOCl2, ठीक है। अब NOCl2 कोई उत्पाद नहीं है, NOCl उत्पाद है, NOCl2 कोई उत्पाद नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या भैया, मध्यवर्ती है कि नहीं है, ये क्या है, ये मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये फाइनल इक्वेशन आ रही है ये वाली, KNO2Cl2। अब ये कैसे आएगी, ये आपको निकालना है, ये कैसे आएगी, ये आपको निकालना है, इसको वही मैकेनिज्म करके निकालेंगे। दोनों क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को, अज्यूमिंग दैट, इसमें भी ये अज्यूम करना है कि KNO K-1 से काफी छोटा है। अरे जब आप निकालेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि आपका इक्वेशन ये नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, तो उसमें आप जब इसको बड़ा मानते हुए इसको हटा दोगे ना, तो अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगी, ये कहने का मतलब। इसका मतलब समझ आ गया ये क्या मतलब है इसका, कि आप जो फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन में ये आपका ये नहीं आएगा उत्तर, कुछ इस तरीके का आएगा। तो उसमें जैसे आप इसको बड़ा मानोगे, इसको छोटा मान के इसको हटाओगे, वैसे ही आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी आप करके देख लेना, नहीं आए तो अपन डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन चेन रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अपन, चेन रिएक्शन के बारे में। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आया ये वाला सब कुछ, आ गया सर। में आया। तो मुझे लगता है ये पहली क्लास है, तो थोड़ा सा आप एक बार इसको करके देखें, क्योंकि चेन रिएक्शन में मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपके पीछे इसमें दिक्कत आएगी। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आप एक बार घर पे करो, और फिर कल अपन डिस्कस करते हैं। आपसे मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं आगे से मैं उसको परमिट भी नहीं करूंगा, आज शाम तक ये तीनों क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में अपन लिंक भेजते हैं, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ करेंगे तभी अपन, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग कम से कम 70 से 80% स्कोर करें। अपने पास बहुत टाइम है, देखो मई में कोई एग्जाम नहीं होगा, जून से पहले कोई चांस ही नहीं एग्जाम में, तो अपने पास 1 महीना, अपन 1 महीने में बहुत आराम से केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को, 1 यूनिट करनी है। काफी कुछ क्वांटम मैंने करवा दी, ये जो लोग क्लास में आते थे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले केमिकल काइनेटिक्स अपन करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप आराम से, मैंने दोनों क्वेश्चन समझाए, तीनों क्वेश्चन आपके पास में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का, फिर कहोगे कि भैया मैं इसको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो भी है, और ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको ये दोनों तीनों पेज डाल दूंगा, ठीक है। इनका आंसर करके, कॉपी में करके आप मुझे उसमें भेजिए, क्लियर है भाई, सब भेज देंगे आराम से, कोशिश करना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, क्लियर है सब लोगों को, हाँ सर। है ना। तो अब अपन इसको आगे कल बात करेंगे इसके बारे में। सब लोगों को समझ में आया भाई, सब लोगों को कोई दिक्कत है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। क्लियर है भाई सब लोगों को, तो कल इसी टाइम पे फिर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप शाम को इसका आंसर एक बार सोल्व करके जरूर डालेंगे, ठीक है भाई। सर लेकिन सर ग्रुप में सिर्फ एडमिन्स मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हटा दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।